नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो अपनी एग्रोन 222 सब्जेक्ट चल रही थी और उस सब्जेक्ट में अपन फार्मिंग सिस्टम के बारे में और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में इंट्रोडक्शन हम पढ़ने पड़ा। और मेनली जो पॉइंट पढ़ा वो अपन ने फार्मिंग सिस्टम क्या है, फार्मिंग सिस्टम का स्कोप क्या है, महत्व क्या है, और इसके साथ में ही अपन ने पढ़ा कि फार्मिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो सारी चीजें समझ में आ गई कि सर एक हमारे खेत होता है, उस खेत में हम क्या करते हैं, उसमें पशुपालन भी करते हैं और उसमें मुर्गी पालन भी करते हैं और फसल भी उगाते हैं और पेड़ पौधे भी लगाते हैं। तो वो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, वो अपने हो जाएगा फार्मिंग सिस्टम। उसको अपने क्या बोलेंगे, फार्मिंग सिस्टम बोलेंगे। जो भी आप अप्लाई करके और जो एक साथ ग्रो करते हो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। मतलब ये क्या होता है, एकीकृत होता है, समन्वित होता है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद में दूसरा है कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अभी अपन जो फार्मिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये फार्मिंग सिस्टम भी अलग अलग प्रकार का होता है। फार्मिंग सिस्टम भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि अपन बात करें कि जो अपने फार्मिंग है, क्या है, फार्मिंग। अब अपन फार्मिंग में एक फार्मिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार का होता है। और उसके पहले अपन फार्मिंग वर्ड को तो जाने, फार्मिंग और सिस्टम दो शब्द है। अब इसमें सबसे पहले अपन फार्मिंग के बारे में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होते हैं। मतलब जो फार्मिंग सिस्टम है उसके प्रकार क्या क्या है, फार्मिंग के प्रकार क्या क्या है, वो दोनों क्या है बेटा, अलग अलग है। इसमें सबसे पहले आता है कृषि का अर्थ होता है फसलों की खेती और इसके साथ में पशुपालन करना। जैसे कि अपन बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, कौन सा बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या आता है कि सर मिक्स्ड फार्मिंग में अपने आता है जिसमें अपन क्या करते हैं, फसलों की भी खेती करते हैं और पशुपालन भी करते हैं, और जिससे मानव की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फार्मिंग या कृषि कहते हैं। जलवायु, मृदा और तकनीकी और उद्देश्यों के आधार पर खेती विभिन्न प्रकार की क्या होती है, वर्गीकृत होती है। मतलब अलग अलग प्रकार की क्या होती है, खेती होती है। जिसमें अगर अपन सबसे पहले प्रकार की बात करें तो पहला आता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। मतलब ये विशिष्ट खेती होती है, ध्यान से समझना। अब ये आपका खेत है ना भाई साहब, अब इस पर पूरी आप बाजरे की फसल लगा रहे हो तो कंप्लीट बाजरे की लगाओगे। अगर आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर धान की खेती लगा रहे हो तो लगभग कितना लगाओगे कि सर लगभग यहाँ पर धान की जो खेती होगी वो लगभग कितनी होगी बेटा, कि सर वो लगभग अपने ऐसे मान लो कि 80% तो होगी ही होगी। तो ये अपने क्या होता है कि सर ये अपने होता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। कौन सी आती है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है। नाम से ही पता चल रहा है विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती का मतलब है कि अपना जो फार्म है उसके हॉल मतलब संपूर्ण पार्ट पर क्या होती है, एक प्रकार की खेती होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग बोलते हैं। विशिष्ट खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें किसान अधिकतम दक्षता और लाभ प्राप्त करने के लिए किसी एक विशेष फसल की क्या करते हैं, खेती करते हैं। यह फार्मिंग सिस्टम के प्रकार है। इसके बाद में एक विशेष प्रकार की पशुपालन पर क्या किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब यहाँ पर या तो कोई विशेष फसल रखेंगे या फिर ओनली पशुपालन करेंगे। मतलब एक काम करेंगे, या तो पशुपालन कर रहे हैं पशुपालन पर ध्यान देंगे, या फिर कोई फसल लगा रहे हैं वो भी विशेष फसल होगी। जैसे आपने चना लगा रखा है तो चना होगा, आपने धान लगा रखा है तो धान होगा। मतलब एक विशिष्ट फसल होगी। क्या होगी बेटा, एक विशिष्ट फसल होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग बोलते हैं। देखिएगा जैसे कि असम में चाय के बागान होते हैं, मतलब वहां पर ज्यादातर क्या होते हैं, चाय चाय ज्यादातर क्या उगाते हैं, अपन चाय उगाते हैं। तो वो अपने क्या हो गए, असम में जो चाय के बागान है वो किसके अंतर्गत आते हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। फिर आता है गुजरात में दुग्ध उत्पादन। मतलब वहां पर ओनली कोई पशु उत्पादन वगैरह किसी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां पर ओनली किस पर ध्यान दिया जाता है, डेयरी टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जाता है और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद में आता है हरियाणा में मुर्गी पालन। क्या आ जाएगा, हरियाणा में मुर्गी पालन आ जाएगा। मतलब हरियाणा में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पोल्ट्री का काम करते हैं, मेनली मुर्गी पालन करते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, हरियाणा में मुर्गी पालन आ जाएगा। अब इसके बाद में पहली चीज समझ में आ गई बेटा, दोबारा से समझा देता हूँ कि अपन क्या करते हैं, अपने पास में खेत होता है। अब इसमें मैंने कहा था कि अलग अलग प्रकार से अपन जो ग्रो करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। तो फार्मिंग सिस्टम का पहला प्रकार होता है जिसमें पूरे खेत में अपने पास में जितने भी
भी भूमि है उस पर पूरे पर क्या करते हैं, पूरे खेत में एक ही प्रकार की खेती करते हैं, पूरे खेत में एक ही प्रकार की खेती करते हैं, जैसे कि पशुपालन कर रहे हैं, ओनली क्या कर रहे हैं बेटा, पशुपालन कर रहे हैं, या फिर ओनली क्या कर रहे हैं, ओनली कोई फसल उत्पादन कर रहे हैं, ओनली क्या कर रहे हैं बेटा, फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो वो अपने क्या आ जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन आ जाएगा। तो ये अपने क्या होता है, ये फार्मिंग सिस्टम होता है। पहला स्पेशलाइज्ड कौन सा आता है, स्पेशलाइज्ड होता है, जिसमें अपन ओनली क्या करते हैं, एक ही प्रकार की खेती करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एक ही प्रकार की खेती करते हैं, या तो पशुपालन या कोई फसल उगाएंगे, बस सीधी सी बात है, एक पॉइंट समझना है। असम के बागान याद रखो, गुजरात में डेयरी याद रखो, और हरियाणा में पोल्ट्री याद रखो, कि यहाँ पर ज्यादातर क्या किया जाता है, अगर पोल्ट्री का किया जा रहा है तो पोल्ट्री का ही किया जाएगा और अन्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसको स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फार्मिंग सिस्टम में क्या करते हैं, एक ही चीज अपन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं साथ में, तो ये अपने स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपने आता है इसकी, पहले अपन मेरिट्स की बात कर लेते हैं, मतलब इसके गुण क्या क्या है भाई साहब, हाइयर प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब तभी तो एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उसकी उत्पादकता अधिक होती है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, मतलब जैसे भूमि, जल, उर्वरक वगैरह ये प्रभावी ढंग से क्या हो जाते हैं, उपयोग हो जाते हैं, क्योंकि केवल एक ही कृषि गतिविधि पर क्या होता है, ध्यान होता है। इसके बाद में आता है हाई प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब इसमें क्या होता है, बड़े पैमाने पर अपन उत्पादन करेंगे तो इससे क्या होता है, लाभ अधिक प्राप्त होता है, क्या होता है बेटा, लाभ अधिक प्राप्त होता है, मतलब इसमें प्रॉफिट क्या होता है बेटा, अधिक होता है। फिर इसके बाद में आता है इजियर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीकी को अपनाना क्या रहता है, आसान रहता है। आधुनिक तकनीकों, मशीनरी और उन्नत बीजों का प्रभावी रूप से क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। मतलब अगर बड़े पैमाने पर अपन खेती कर रहे हैं तो भाई साहब उसके लिए अपने को क्या करना होगा, उसके लिए विभिन्न प्रकार की आधुनिक मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी होगी, मशीनरी वगैरह का यूटिलाइजेशन करना होगा। बेटर मार्केट लिंकेज, मतलब बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे मार्केट में, ताकि अच्छे भावों में बिके, तो उनसे अपना क्या रहता है, लिंक रहता है। डीमेरिट्स की बात करें तो भाई साहब क्रॉप फेलियर का बहुत ज्यादा जोखिम रहता है, बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं तो इसमें रिस्क क्या रहती है बेटा, रिस्क अधिक रहती है, क्या रहती है बेटा, रिस्क अधिक रहती है। मतलब कीट, बीमारियों, मौसम परिवर्तन के कारण फसल नष्ट हो जाए तो किसानों को भारी नुकसान हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, भारी नुकसान हो जाता है। तो ये क्या रहता है बेटा, ये एक प्रकार का रिस्क रहता है, क्या रहता है, एक प्रकार का रिस्क रहता है, कि हाई रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, मतलब कीट, बीमारियां और मौसम परिवर्तन के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो क्या हो जाता है, भारी नुकसान हो जाता है। अब आप एक चीज बताओ, कि आप ओनली एक चीज पर निर्भर हो, एक चीज पर क्या हो, निर्भर हो, तो भाई साहब अगर वो नहीं तो कुछ नहीं, मतलब उसमें क्या हो जाता है, कि सर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये अपने क्या आ जाता है, क्रॉप फेलियर। इसके बाद में आता है सॉइल डिग्रेडेशन, क्या आता है बेटा, सॉइल डिग्रेडेशन आता है, मतलब एक ही प्रकार की फसल को आप पूरे खेत में लगातार लगाए रखोगे, या फिर लगातार उसी को उगाओगे, लगातार पशुपालन करोगे, या लगातार गेहूं को उगाओगे, लगातार ज्वार को उगाओगे, तो क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, पोषक तत्व वगैरह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद में आता है मार्केट डिपेंडेंसी। अब भाई साहब एक प्रकार की फसल है तो पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड है, अगर मार्केट अच्छा भाव दे रहा है तो अच्छी बात है, वरना फिर अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि अपन मार्केट पर क्या रहते हैं बेटा, डिपेंड रहते हैं। इसके बाद में आता है इंक्रीज्ड पेस्ट एंड डिजीज रिस्क, मतलब इसमें क्या रहता है, पेस्ट और डिजीज, डिजीज इनका खतरा कहीं ना कहीं क्या रहता है, फसल पर ज्यादा रहता है, फसल पर क्या रहता है, अत्यधिक रहता है। इसके बाद में आता है अनएम्प्लॉयमेंट इन ऑफ सीजन। अब भाई साहब जैसे गेहूं की फसल अपन लगाते हैं ओनली, अब अपने ऐसे मान लो कि ऑफ सीजन है, अभी गेहूं की फसल नहीं है, अभी खरीफ ऋतु आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, अपन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे कि अभी तो कुछ है ही नहीं,
अभी तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर क्या हो जाता है, ऑफ सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बेरोजगारी हो जाती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, बहु प्रकारीय। अब पहला स्पेशलाइज्ड, दूसरा डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड की बात करते हैं, ये अपना क्या है बेटा, फार्म है। ये अपना क्या है कि सर फार्म है। इस फार्म में दो पार्ट है, जैसे कि अपन ने दो कर लिए। यहां पर अपन क्या करते हैं, यहां पर और कर देते हैं। यहां पर आप पशु पालन कर रहे हो, यहां पर बाजरा लगा रहे हो, यहां पर आप दुग्ध वगैरह का कोई बिजनेस करते हो, और यहां पर आप कोई वृक्ष लगाते हो या कोई बागान आपने लगा लिया, तो ये क्या हो जाती है, डाइवर्सिफाइड। मतलब एक में लगभग ऐसे मान लो कि 25 से 30% से ज्यादा नहीं होता है। 25 से 30% से ज्यादा एक पार्ट नहीं होता है, एक प्रकार की खेती नहीं करते, या 40 से 45 लिख लेना। मतलब इसमें पूरा एक पर नहीं रहता है। अब ये नष्ट हो जाएगा तो ये बच जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा ये बच जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा ये बच जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रिस्क नहीं रहती है। ये बहुत अच्छी फार्मिंग है, ठीक है, बहुत अच्छा फार्मिंग सिस्टम है। तो इसको अपन बोलते हैं डाइवर्सिफाइड, मतलब बहु प्रकारीय। बहुत प्रकार होते हैं इसके। क्या होते हैं बेटा, बहुत प्रकार होते हैं। देखिएगा, बहु प्रकारीय खेती एक प्रकार की क्या है, कृषि प्रणाली है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुपालन एक साथ किए जाते। मैंने क्या कहा कि विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुपालन क्या करते हैं बेटा, एक साथ में करते हैं। वृक्ष भी उगा रहे हैं, बाजरा, पशुपालन कर रहे हैं, दुग्ध विज्ञान का कार्य कर रहे हैं, या यहाँ पर और लगा दो, ज्वार की फसल लगा दो। मतलब इसमें बहुत सारे गतिविधियां अपन एक साथ करते हैं, तो इसको डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहते हैं। क्लियर है क्या बेटा, बिल्कुल। ये क्यों करते हैं, ताकि जोखिम को कम करके, जोखिम को कम करके अपन लाभ को बढ़ा सके, जोखिम को कम करके लाभ को बढ़ा सके, इसलिए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करते हैं। जैसे कि एक किसान जो गेहूं सब्जियां उगाता है और साथ में डेयरी पशुपालन भी करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फार्मिंग कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी डाइवर्सिफाइड। क्लियर है। अब इसके बाद में आता है, इसमें एक तो जोखिम की कमी हो जाती है, यही गुण हो जाएगा, क्योंकि ये एक नष्ट हो जाएगी, दूसरी बचेगी, दूसरी हो जाएगी, तीसरी बचेगी, मतलब बचेगी। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने, और नेक्स्ट आता है एफिशिएंट यूज रिसोर्सेज। जैसे पशुओं से गोबर की खाद प्राप्त हो रही है फसलों में, मतलब मर्दा वगैरह में डाल दिया, और इसके साथ में पशुओं से दूध प्राप्त हो रहा है, मार्केट में बेच दिया, घर की आवश्यकताएं पूर्ति कर ली। इसके साथ में दाना अपने पशुओं को बंटे के रूप में, चारा आहार देते हैं ना, आहार के रूप में दे दिया। इसके साथ में मछली पालन कर रहे हैं, मछली को खिला दिया। तो क्या होता है, इसमें रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो जाता है, और इंक्रीज इनकम, मतलब आय की कहीं ना कहीं क्या होती है बेटा, आय बढ़ती है इससे। इसके बाद में आती है सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, क्योंकि अपन पशुपालन भी कर रहे हैं, फसल उत्पादन भी कर रहे हैं, तो गोबर वगैरह आएगा, उसका कंपोस्ट वगैरह बनाकर, कुछ भी बनाकर अपन खेत में डाल देंगे। इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब आप एक इस खेत में एक ही कार्य कर रहे हो, अब इसमें आप कहीं ना कहीं चार कार्य कर रहे हो, तो चार कार्य में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार का सृजन होगा। क्या होगा बेटा, रोजगार का सृजन होगा, मतलब कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा, रोजगार बढ़ेगा। इसके बाद में आता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब क्या होता है, हानियां। क्या होता है बेटा, हानियां होता है। हानियों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब पहले प्रारंभिक निवेश क्या रहता है, अत्यधिक रहता है। प्रारंभिक निवेश, निवेश अत्यधिक रखते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कि पहले अपन पशुपालन भी कर रहे हैं, तो पशुपालन के लिए पशु तो लाओगे, या गाय का पालन करोगे, दूसरों के जाकर पालन करोगे क्या, कि सर नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को पहले पूंजी से, मतलब पहले हमारे को भैंस, गाय, भेड़, बकरी बहुत सारे लाने पड़ेंगे, इसके बाद में उनका पालन करेंगे। तो पहला हो गया। इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। वैसे आप इतनों को मैनेजमेंट करोगे ना, तो कॉम्प्लेक्स, जटिल रहता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह लगते हैं। इसके बाद में आता है मार्केट चैलेंज की समस्याएं आती है, बाजार की मांग और कीमत उनको प्रभावित करती है। मोर लेबर इंटेंसिव, मतलब जो अपने फार्म पर अपन देखें तो वहां पर लेबर की रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, लेबर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अत्यधिक होती
है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आती है मिक्स्ड फार्मिंग। कौन सी आती है बेटा? मिक्स्ड फार्मिंग। समझ में आ गया पहले वाला डाइवर्सिफाइड स्पेसिफाइड। अब आता है अपने कौन सा? मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड एक तो क्रॉपिंग होता है, दोनों में अंतर समझना। मिक्स्ड क्रॉपिंग आता है, एक आता मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग किसको बोलेंगे? जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ में, फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन किया जाता है। जिसमें पशुपालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। इसके बाद में मिक्स्ड क्रॉपिंग, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फसलें, फसलें साथ में उगाते हैं, साथ में उगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। देखिएगा, मिश्रित खेती एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जिसमें फसलों व पशुपालन का एक ही खेत में साथ साथ में क्या किया जाता है? कहीं ना कहीं मैनेजमेंट किया जाता है, ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और आय बढ़ सके। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, एक क्या होती है? मिश्रित फसल होती है और मिश्रित खेती होती है। मिश्रित खेती का मतलब है पशुपालन के साथ साथ में फसल उत्पादन कर रहे हैं, और मिश्रित फसल का मतलब है कि दो फसलों को साथ में आप उगा रहे हो। तो ये है कि आप पशुपालन के साथ साथ में फसल उत्पादन भी कर रहे हो। जैसे एक किसान जो गेहूं और मक्का उगाने के साथ साथ में डेयरी पशुपालन भी करता है, तो वो कौन सी आ जाएगी? मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती। क्या हो जाएगी बेटा? मिश्रित खेती हो जाएगी। तो ये थर्ड नंबर का अपने क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मेरिट्स का मतलब क्या है? अपन लाभ देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? लाभ देखेंगे। लाभ में सबसे पहला आता है रिस्क रिडक्शन। क्या आता है? मतलब जोखिम में कमी, जोखिम में कमी आ जाएगी। मतलब रिस्क कहीं ना कहीं कमी होती है कि यहाँ पर इधर क्रॉप्स उगा रहे हैं, इधर पशुपालन कर रहे हैं, या इधर क्रॉप्स उगा रहे हैं, इधर पशुपालन कर रहे हैं। तो अगर पशुओं से प्रोडक्शन नहीं होता, फसल से हो जाएगा। अगर पशु से नहीं होता है तो किससे हो जाएगा? पशुओं से प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये अपने क्या आ जाएगा? रिस्क में कमी आ जाती है। एफिशिएंट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेस, अगर अपन पशुओं का जैसे गोबर की खाद आ गई, ठीक है, दूध वगैरह अपन ने पी लिया, मार्केट में बेच दिया, आय प्राप्त हो गई। इधर से दाना चारा प्राप्त हुआ, इधर दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपस में रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? अत्यधिक यूज में आ जाते हैं। मेरे हिसाब से डिटेल से इन चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हो इनके बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है इनहेंस्ड सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मृदा उर्वरता को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है बेटा? मृदा उर्वरता को बढ़ाना है। मतलब पशु खाद से निर्मित, पशु खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। मतलब अगर पशुओं की खाद देते हैं, गोबर की खाद अपन डालते हैं, तो 17 पोषक तत्व बढ़ते हैं, और वैसे 2 या 3 पोषक तत्व बढ़ते हैं। क्या होते हैं बेटा? 2 या 3 पोषक तत्व बढ़ते हैं। तो क्लियर है आप सभी के? अब इसके बाद में चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है स्टेबल इनकम, मतलब इससे क्या होती है? स्थिर आय, दोनों से स्थिर आय प्राप्त होती है, लगातार आय प्राप्त होती रहती है। इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है? जनरेशन होता है इसमें। फिर अगर बात करें असेंशियल ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? सबसे पहले तो उचित फसल, मतलब कौन सी फसल का अपन उत्पादन करेंगे और इसके साथ में कौन से पशु का अपन चयन करेंगे, वो दोनों पहले अपने को चूज करना पड़ेगा कि कौन सा तो पशु है और कौन सी फसल है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट इफिशियंट लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब भूमि का कुशल उपयोग हो। भूमि का कुशल उपयोग हो जाएगा। पूरे खेत में अपन लेंगे तो इधर पशुपालन, इधर फसल उत्पादन, तो वो क्या हो जाता है? कुशल उपयोग हो जाता है। वेस्ट रिसाइकलिंग, मतलब गोबर की खाद वगैरह होती है या फसलों के अवशेष होते हैं, उनसे खाद तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की, मतलब सतत कृषि, मैंने बताया था पिछली क्लास में, तो उसके अकॉर्डिंग सतत कृषि पद्धति अपनानी है। फिर आती है भाई साहब ड्राई फार्मिंग। क्या आती है बेटा? ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती।
क्या आती है? शुष्क खेती। मेरे हिसाब से आप सभी जानते हो जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, या तो 575 सेंटीमीटर से कम है, या 500 mm से कम, सॉरी mm से कम होती है, और या फिर 750 mm से कम होती है, उसको अपन बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। मतलब वह कृषि जिसमें क्या होती है, वर्षा क्या होती है बेटा, वार्षिक वर्षा जहां पर 750 mm से कम होती है, और बिना सिंचाई के क्या करते हैं, बिना सिंचाई के, बिना सिंचाई के और नमी संरक्षण के जहां पर क्या करते हैं, जहां पर क्या करते हैं बेटा, खेती करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं। मतलब शुष्क खेती एक कृषि प्रणाली है जो कि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 750 mm से कम होती है, और फसलें बिना सिंचाई के नमी संरक्षण तकनीकों के उगाई जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट असेंशियल ऑफ अपने ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या क्या चीजें जरूरी है, अपन बात करें कि जैसे कि शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया होता है। अब अपन ऐसे नहीं कि वहां पर धान की फसल लगाती है, धान को बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर धान की फसल नहीं लगाते, वहां पर बाजरा की फसल, मूंगफली की फसल, जवार की फसल, अरहर की फसल और तिलहन की खेती की जाती है। इसके बाद में आता है कि क्या क्या चीजें शुष्क खेती के लिए जरूरी है। शुष्क खेती के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप्स। मतलब अपन क्या करते हैं, सूखा सहनशील, सूखा सहनशील, सहनशील फसलें उगाते हैं, सूखा सहनशील फसलें उगाते हैं। इसके साथ में ही अपन क्या करते हैं, सोइल मॉइस्चर, मृदा नमी का संरक्षण करते हैं, मृदा नमी का क्या करना है बेटा, संरक्षण करना है। टाइमली, समय पर, जैसे जैसे ही वर्षा होती है या होने वाली होती है उस टाइम बुआई कर दो, ठीक है, ताकि ज्यादा अपना टाइम खराब नहीं हो और उससे मॉइस्चर का नुकसान नहीं हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। इसके बाद में आता है इफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट, मतलब भूमि का अच्छे से मैनेजमेंट करना है, और वीड का कंट्रोल करना है, क्योंकि वीड ही नमी को ग्रहण कर लेगी और फसल को नहीं देगी, तो इसलिए अपन क्या कर देते हैं, वीड का मैनेजमेंट कर देते हैं। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मल्चेज, मतलब जैविक मल्च का अपने को फसल की अवशेष वगैरह का नमी संरक्षण के लिए अपने को क्या करना है, नमी संरक्षण या मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए अपने को यूज करना है। इसके बाद में आता है ड्रॉट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब सूखा सहनशील जो है उसके प्रबंधन के लिए अपने को क्या करना है, विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनानी है। इसके साथ में लो इनपुट फार्मिंग, मतलब कम लागत वाली, कम लागत वाली क्या करनी है, खेती की तकनीक अपने को अपनानी है। इसके साथ में ही अपने आता है रेंचिंग फार्मिंग। नेक्स्ट अपने आता है रेंचिंग फार्मिंग। अब मैं बता देता हूं, इसमें चारागाह रखते हैं, जो प्राकृतिक चारागाह रखते हैं ना, जैसे कि अपन वहां पर घास फूस तो नहीं लगाते, पर नेचुरली रूप से वहां पर चारागाह निर्माण हो जाता है और वहां पर पशुओं की चराई की जाती है, उसको रेंचिंग फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, रेंचिंग फार्मिंग कहा जाता है। रेंचिंग खेती एक प्रकार की विस्तृत पशुपालन प्रणाली है। क्या है, पशुपालन है, क्योंकि चारागाह है किसके लिए रखेंगे बेटा, पशुओं के लिए रखेंगे। किसके लिए रखेंगे, कि सर पशुओं के लिए रखेंगे, और उस भूभाग पर क्या करते हैं, इनका प्रोडक्शन के लिए अपन उसको खाली छोड़ देते हैं, और वहां पर घास फूस उगती है, उसको क्या करते हैं, पशु क्या करते हैं बेटा, पशु चराई वगैरह करते हैं। तो ऐसी फार्मिंग को रेंचिंग फार्मिंग कहते हैं, जो खुला छोड़ देते हैं और घास फूस उग जाती है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की हो जाती है बेटा। कितने प्रकार की हो जाती है, 5 प्रकार की हो जाती है। अब इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे से क्लियर कर सकते हो, वरना फिर इसके साथ में ही नेक्स्ट सेशन के साथ में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। सेकंड चैप्टर में कुछ भी नहीं था, फार्मिंग सिस्टम के कुछ प्रकार थे, 5 प्रकार थे। एक तो होता है विशिष्ट, स्पेशलाइज्ड, एक ही प्रकार की खेती करते हैं, डाइवर्सिफाइड, अलग अलग प्रकार की करते हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट अपने था रेंचिंग वाला। रेंचिंग में क्या करते थे, चारागाह रहता था। मिश्रित खेती, मिश्रित खेती में क्या होता है, पशुपालन और फसल उत्पादन साथ साथ करते हैं। फिर इसके बाद में ड्राई फार्मिंग था, शुष्क क्षेत्रों में करते हैं, जहां पर 750 mm से वर्षा क्या होती है, कम होती है, उन क्षेत्रों में अपन ड्राई फार्मिंग करते हैं। ओके, क्लियर है क्या बेटा।
सभी साथियों के क्लियर है? तो सेकंड चैप्टर अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और आई होप आप सभी आनंद में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।